The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। क्या बात है कि करनी व कथनी में फर्क होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गोद लिए डोमरी गांव पर एक रिपोर्ट लिखने वाली डिजिटल न्यूज पोर्टल स्क्रॉल इन की एग्जीक्यूटिव एडिटर सुप्रिया शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर पत्रकारों के संगठन ने कड़ी निंदा की है। इसमें एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया इंडिया और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट शामिल हैं। शुक्रवार को एक बयान जारी कर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार ऐसा कर कानून का दुरुपयोग कर रही है जो निंदनीय है, जिसे तत्काल वापस लिया जाए। गिल्ड का कहना है कि पत्रकारों के खिलाफ कानून के आपराधिक प्रावधानों का उपयोग अब एक अस्वास्थ्यकर और घृणित प्रवृत्ति बन गया है, जिसका किसी भी जीवंत लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। गिल्ड इसके खत्म होने की मांग के साथ साथ इसका पुरजोर विरोध करता है। स्क्रॉल इन के स्पष्ट कथन के मद्देनजर गिल्ड का मानना है कि आईपीसी और SC/ST अधिनियम की विभिन्न धाराओं का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है और यह मीडिया की स्वतंत्रता को गंभीरता से कम करेगा। गिल्ड के ने बयान में आगे कहा, पत्रकार ने 5 जून को वाराणसी के डोमरी गांव में माला देवी का इंटरव्यू किया था और उसकी कही गई बातें रिपोर्ट में जस की तस शामिल की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक था, वाराणसी के जिस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया था वहां के लोग लॉकडाउन में भूखे। डोमरी गांव की रहने वाली माला देवी नाम की महिला ने सुप्रिया के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया है। माला के मुताबिक सुप्रिया ने अपनी रिपोर्ट में उनकी गरीबी व जाति का मजाक उड़ाया है, जिससे उन्हें ठेस पहुंची है। डोमरी गांव को प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। गिल्ड ने बयान में यह भी कहा है कि वह सभी कानूनों का सम्मान करता है और साथ ही माला देवी के बचाव के अधिकार से भी खुद को रोकता है, लेकिन ऐसे कानूनों के अनुचित दुरुपयोग को भी निंदनीय मानता है। इससे भी बदतर अधिकारियों द्वारा कानूनों के इस तरह के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति भारत के लोकतंत्र के एक प्रमुख स्तंभ को नष्ट करने की तरह ही है। वहीं नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया इंडिया ने भी स्क्रॉल की महिला पत्रकार के खिलाफ लिए गए एक्शन की कड़ी निंदा की है। नेटवर्क ने कहा है कि इस तरह के मामले से एक पत्रकार और छोटी मीडिया संगठनों का नेटवर्क खत्म हो जाता है। नेटवर्क ने यह भी कहा कि ये मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश है। सुप्रिया को निशाना बनाया गया है, लिहाजा हम उनके खिलाफ इस एफआईआर को वापस लेने की मांग करते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस को शीघ्र सुप्रिया शर्मा पर हो रही जांच को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने उक्त समाचार को लिखकर कोई अपराध नहीं किया है और ये केवल एक पत्रकार के रूप में अपना काम कर रही थी। वहीं अगली खबर, यूपी में अलग अलग सरकारी विभाग में चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा होता जा रहा है। एक और जहां बेसिक शिक्षा विभाग में अनामिका शुक्ला नाम पर कई जिलों में फर्जी टीचर की नियुक्ति हुई थी, वहीं अब पशुपालन विभाग में भी फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। पशुपालन विभाग में आटे की सप्लाई के नाम पर करोड़ों का वारा न्यारा किया गया। ATS की जांच में 2 IPS अधिकारी फंस गए हैं। उनके खिलाफ साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई करने की संस्तुति प्रस्तुत करते हुए शासन को पत्र लिखा गया है। इसमें एक IPS अफसर अरविंद सेन हैं, जिनकी संलिप्तता इस फर्जीवाड़े में पाई गई है, जबकि दूसरे IPS अधिकारी DC दुबे हैं। IPS DC दुबे की पशुपालन विभाग के फर्जीवाड़े में कोई भूमिका नहीं मिली है, लेकिन इसके आरोपियों को अन्य ठेके दिलाने में इनकी मिलीभगत सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में अभी कुछ और लोगों के नाम सामने आएंगे। उधर शासन में यह पत्र पहुंचते ही हड़कंप मच गया है। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बछड़े की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई घटना मंगलवार की है। आगरा में इस घटना को अंजाम दिया गया। 2 युवकों ने एक बछड़े की पीठ पर मार कर उसे मार डाला। बछड़े को पीटते हुए दोनों युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जानकारी के मुताबिक आगरा के एतना उदौला क्षेत्र में मंगलवार को घूमतू बछड़ा पालतू गाय और भैंस का चारा खाने आ गया था।
गाय भैंस को पालने वाले एक व्यक्ति ने बछड़े को डंडे से मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दूसरा शख्स आया और उसने भी लाठियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों युवकों ने बछड़े को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बछड़े को पीटते हुए दोनों युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूपी गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत गोकशी या तस्करी पर 10 साल तक की जेल हो सकेगी, साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी है। अध्यादेश के मुताबिक दोबारा दोषी पाए गए जाने पर दोगुनी सजा होगी। यह अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू होगा। एक तरफ योगी सरकार गोवंश की रक्षा के लिए अध्यादेश लाने में जुटी थी, दूसरी तरफ आगरा में बछड़े के साथ हैवानियत हो रही थी। वहीं अगली खबर, शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा एक प्रमुख धार्मिक यात्रा होती है। 2019 में सावन के शुभ महीने में 4 करोड़ से अधिक भक्त हरिद्वार गए थे। सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों त्रिवेंद्र सिंह रावत और श्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शनिवार देर रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देने का फैसला आया है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि धार्मिक नेताओं और कांवड़ संघों को भक्तों से अपील करनी चाहिए कि वे इस महामारी के मद्देनजर यात्रा न निकालें। सावन के महीने में शिव मंदिरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल को भी सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि सावन के महीने में शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त उमड़ते हैं और राज्य सरकार ने मंदिर में एक समय में 5 श्रद्धालुओं से ज़्यादा जाने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। एक बार में 5 से ज़्यादा भक्त मंदिर के अंदर मौजूद नहीं हो सकते। हरिद्वार, गोमुख, गढ़मुक्तेश्वर में गंगा में स्नान के बाद अपने साथ लिए पात्रों में जल भरकर बड़ी संख्या में भक्त शिव मंदिर में उन्हें जल चढ़ाते हैं। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस के चलते इस बार मथुरा के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवर्धन में हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा टूट जाएगी। महामारी के चलते गोवर्धन में लगने वाला करोड़ी मेले का आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष माह की पूर्णिमा को गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह राजकीय मेला पुलिस व प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच लगता है, जिसमें 5 दिन के अंदर करीब 1 करोड़ श्रद्धालु गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने आते हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार गुरु पूर्णिमा मेला रद्द करने का फैसला किया गया है, क्योंकि इस परिक्रमा में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी और श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से संक्रमण फैलने का भी खतरा अधिक रहेगा। हजारों वर्ष प्राचीन गोवर्धन गुरु पूर्णिमा परिक्रमा के चलते पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों ने स्थानीय लोगों व साधु संतों के साथ एक बैठक की, जिसमें गोवर्धन मेले पर लगने वाली परिक्रमा को रोकने पर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही सभी लोगों ने कोरोना के चलते परिक्रमा शुरू न करने की अपील की। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भी अपनी स्वीकृति देते हुए इसे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी कदम बताया है। आपको बता दें कि गोवर्धन की परिक्रमा द्वापर युग से चली आ रही है। वहीं अगली खबर, नीलांचल पहाड़ पर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां कामाख्या धाम में सबसे बड़ा उत्सव अम्बुवासी महोत्सव का आयोजन आज 22 जून से 26 जून तक परंपरागत रूप से आयोजित किया जाएगा। अम्बुवासी महोत्सव के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई भी श्रद्धालु इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सिर्फ धार्मिक विधि विधान के साथ महोत्सव का पालन किया जाएगा। इस संदर्भ में देवालय की ओर से कामाख्या धाम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लॉकडाउन की घोषणा के पूर्व गत 20 मार्च से ही कामाख्या मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। मां की नित्य पूजा मंदिर के विधि विधान के साथ प्रतिदिन होता है। मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है। सामाजिक संगठन भी मंदिर तक कैंप या भंडारा नहीं लगा सकते। अम्बुवासी मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां का दर्शन करने के लिए आते थे। पर्यटन के क्षेत्र में भी यह उत्सव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रत्येक वर्ष अम्बुवासी महोत्सव कामाख्या धाम में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष सब बंद रखा गया है।
इस अवसर पर देवालय प्रबंधन का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग द्वारा कभी कभी लोग श्रद्धालुओं को गलत सूचना देते हैं। मंदिर के स्थायी पांडा और पुजारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मां कामाख्या का प्रसाद व रक्त वस्त्र वितरण करने की अनुमति नहीं है। मंदिर प्रबंधन ने इस बारे में लोगों को सतर्क होने का आह्वान किया है। कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में अन्यतम है। अम्बुवासी के दौरान मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना बंद रहता है। मान्यता है कि देवी इस समय राजस्व वाला में रहती है, इस कारण इस समय मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती है। साधना के लिए अम्बुवासी का समय सिद्धि प्राप्ति का सबसे उत्तम माना जाता है, जिस कारण देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ इस समय साधना के लिए आते हैं। वहीं अगली खबर, दिल्ली सरकार ने अपने अधीन आने वाले अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वो कोविड के मरीजों के लिए अपने स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर नहीं खरीदें, क्योंकि ये उपकरण सरकार उनके लिए खरीद रही है। सरकार की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में अपने अधीन आने वाले सभी कोविड अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर्स को अस्पतालों में के सभी बेड के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की व्यवस्था करने को कहा था। सरकार की तरफ से हालांकि शनिवार को आए आदेश में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग 18,000 डी टाइप सिलेंडर, 3,000 बी टाइप सिलेंडर और करीब 3,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद की प्रक्रिया कर रहा है। इसमें आगे कहा गया कि सिलेंडर जल्द ही खरीद लिए जाएंगे। इससे संबंधित अस्पतालों में ज़रूरतों के मुताबिक आवंटित किया जाएगा। वहीं अगली खबर, जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस से पूरी दुनिया पीड़ित है, उसके निदान के लिए विश्व में अलग अलग वैक्सीन और दवा खोजी जा रही है। ऐसे में भारत ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोविड-19 के मामूली और मध्यम रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिरविर को फेविफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुंबई की कंपनी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से इस दवा के विनिर्माण और विपणन की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने कहा कि फेविफ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए पहली खाने वाली फेविपिरविर दवा है, जिसे मंजूरी मिल गई है। यह दवा लगभग 103 रुपये प्रति टैबलेट की दर से बाजार में उपलब्ध होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कहा कि यह दवा 34 टैबलेट की स्ट्रिप के लिए 3500 रुपये के अधिकतम खुदरा मूल्य पर 200 मिलीग्राम टैबलेट के रूप में उपलब्ध होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक ग्लेन साल्दानाहान ने कहा कि यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जबकि भारत में कोरोना वायरस के मामले पहले की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली काफ़ी दबाव में है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि फेविफ्लू जैसी प्रभावी इलाज की उपलब्धता से इस दवा में दबाव को काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। फेविफ्लू कोविड-19 के उपचार के लिए भारत में पहली मौखिक फेविपिर अनुमोदित दवा है। इसका सिफारिश पहले दिन में 1800 मिलीग्राम 2 बार और उसके बाद रोजाना 14 दिन तक 800 मिलीग्राम 2 बार दी गई है। टैबलेट का उत्पादन कंपनी द्वारा हिमाचल प्रदेश के बद्दी में किया जा रहा है। ग्लेनमार्क ने कहा कि यह दवा अस्पतालों और खुदरा चैनल दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी। साभार समाचार फॉर मीडिया, oneindia.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।